हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2017 के एग्जाम में। आपको ये कोड गिवन है और कहा है इस कोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शंस पढ़ सकते हो। एनीवेज, इस कोड को एनालाइज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन कॉल होगा, और जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा स्टैक पर। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन, सपोज दिस इज द एक्टिवेशन रिकॉर्ड दैट इज पुश्ड। अब फर्स्ट लाइन देखो, इंट स्टार एक्स, यानी कि एक लोकल वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया जा रहा है। तो मान लो ये रहा वो लोकल वेरिएबल। ओके, अब क्योंकि इसे डिक्लेयर किया गया है इस फंक्शन मेन में, तो ये मेन का लोकल वेरिएबल है, और किसी भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है उस फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। ओके, तो x मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर हो गया। स्टार x लिखने का मतलब है कि x कोई ना कोई पॉइंटर है, तो इस बॉक्स में एड्रेसेस ही सेव होंगे। एंड स्टार x लिखने का मतलब है जो भी एड्रेस x में सेव किया जा रहा है वो किसी इंटीजर का एड्रेस ही होना चाहिए। ओके, अब इसे हम इनिशियल वैल्यू भी इसी लाइन में असाइन कर रहे हैं। देखो, वी आर कॉलिंग मैलॉक फंक्शन, जो भी मैलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा उसे हम x में सेव करना चाहते हैं। मैलॉक फंक्शन एक मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट करने के लिए काम में आता है। सपोज मैलॉक फंक्शन ने जो ब्लॉक एलोकेट किया वो ये रहा। मैलॉक हमेशा हीप में से मेमोरी एलोकेट करेगा। ओके, तो हीप में कोई ब्लॉक एलोकेट हुआ, उसका जो बेस एड्रेस होगा वो मैलॉक रिटर्न कर देगा। मान लो जो अभी अभी ब्लॉक हमने एलोकेट किया मैलॉक फंक्शन द्वारा, उसका बेस एड्रेस है 1122। ओके, तो मैलॉक ने ये रिटर्न कर दिया, और जो भी मैलॉक ने रिटर्न किया उसे हम एक्स में सेव करना चाहते हैं, 1122। अब इस ब्लॉक का साइज क्या होगा? जब भी हम कोई ब्लॉक एलोकेट करना चाहते हैं तो हमें खुद उसका साइज बताना पड़ेगा मैलॉक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे हमने जो भी पास किया है उस साइज का ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। इस केस में हमने पास किया साइज ऑफ इंट, यानी कि जिस मशीन पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है उस मशीन पे इंटीजर का जो साइज है उस साइज का ब्लॉक एलोकेट कर दो। तो ये साइज ऑफ फंक्शन इंटीजर का साइज हमें रिटर्न करेगा। मान लो जिस मशीन पे प्रोग्राम चल रहा है वहां पे इंटीजर 4 बाइट्स का है, तो इसकी वैल्यू होगी 4, यानी कि इस फंक्शन ने रिटर्न किया 4, वो 4 हमने पास कर दिया मैलॉक को। मैलॉक ने 4 बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट किया और हमें रिटर्न कर दिया एड्रेस। वो एड्रेस हम असाइन करना चाहते हैं x को। ओके, अब x इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, यानी कि x इसे पॉइंट करेगा लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, इफ नल इक्वल टू x, यानी कि अगर x नल है तो रिटर्न करो। ये लाइन हमने क्यों लिखी होगी? देखो, कुछ केसेस में मैलॉक फंक्शन मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता, यानी कि इट इज पॉसिबल दैट दिस मैलॉक फंक्शन इट फेल्स टू एलोकेट अ मेमोरी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम को जितनी मेमोरी मिली थी वो सारी कंप्लीटली भरी हुई है, यानी कि हीप भी भरी हुई है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसे और मेमोरी भी नहीं देना चाहता, तो इसके पास और मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है, तो मैलॉक फंक्शन कोई भी ब्लॉक एलोकेट नहीं कर पाएगा। उस केस में मैलॉक फंक्शन सिंपली नल रिटर्न कर देता है। ओके, मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो मेन फंक्शन को यहीं पे एंड कर दो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद। ओके, एनीवेज, अब जब भी हम इससे अगली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि जब भी हम यहां पे होंगे, उसका मतलब ये होगा कि x में नल तो नहीं था, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स थी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन है x इज इक्वल टू असाइन वैल x, 0। तो हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं असाइन वैल, यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन में जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो यहां पे डिक्लेयर होंगे। इसके लोकल वेरिएबल्स हैं इंट स्टार x और वैल। तो x एक लोकल वेरिएबल है और वैल भी एक लोकल वेरिएबल है। ओके, x एक पॉइंटर टू इंटीजर है, वैल सिंपली एक इंटीजर है। देखो इन्हें वैल्यूज क्या मिलेंगी, यहां से हमने यहां पे जहां पे कॉल किया था वहां से हमने ये वैल्यूज पास की x। मेन फंक्शन में से हम x पास कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन में देखो x वेरिएबल की वैल्यू क्या है,
इट इज 1 1 2 मींस पहले पैरामीटर के लिए हमने पास किया 1 1 2 2। सेकंड पैरामीटर जो हमने पास किया वो है 0, तो वैल को मिलेगा 0। तो x को वैल्यू मिली 1 1 2 2, वैल को मिली 0। x एक पॉइंटर है, देखो असाइन वैल में x नाम का वेरिएबल पॉइंटर टू इंटीजर है जिसमें वैल्यू है 1 1 2, यानी कि ये भी यहीं पे ही पॉइंट कर रहा है। ओके, अब इस फंक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो। पहली लाइन है स्टार x इज इक्वल टू वैल। x क्या है? x एक एड्रेस है 1 1 2, यानी कि ये मेमोरी ब्लॉक। स्टार x लिखने का मतलब इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है। ओके, यहां पे जो वैल्यू हमने सेव की हुई है। अब इस चीज को हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा होता है हम उस जगह को या उस वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। So value at x has to be updated and new value that has to be written there is VAL. VAL 0 है, यानी कि हम यहां पे 0 सेव करना चाहते हैं like this. ओके, नेक्स्ट लाइन है रिटर्न x। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी x वेरिएबल है उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू है 1 1 2 2, तो क्या रिटर्न होगा? 1 1 2 2 रिटर्न हो जाएगा। तो ये 1 1 2 2 उस फंक्शन को मिलेगा जिसने भी इस असाइन वैल फंक्शन को कॉल किया था। ओके, अब देखो 1 1 2 2 मिल जाएगा मेन फंक्शन को, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही असाइन वैल को कॉल किया गया था। मींस इस फंक्शन ने रिटर्न किया 1 1 2 2 जिसे हम x को असाइन करना चाहते हैं। ओके, ये 1 1 2 2 x में सेव करवा दो। कौन सा x? ये वाला x या ये वाला x? देखो इसने रिटर्न 1 1 2 2 किया और रिटर्न एग्जीक्यूट करते ही ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये सारा अब इरेज कर दिया जाएगा लाइक दिस। और 1 1 2 2 हम असाइन करना चाहते हैं x को। x लिखा हुआ है मेन फंक्शन में, यानी कि हम पक्का इसी वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं। तो इसे अपडेट करके 1 1 2 2 असाइन कर दो। अब इसमें पहले भी 1 1 2 2 था और अपडेट करने के बाद भी हम इसमें 1 1 2 2 ही सेव करवाना चाहते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये अभी भी उसी ब्लॉक को ही पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो, इफ x। अब ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है। मैंने आपको कंपाइलर डिजाइन के थ्योरी लेक्चर्स में बिल्कुल सेम एग्जांपल लेके समझाया था कि कोड ऑप्टिमाइजर का क्या काम है। ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होगी। ये ट्रू क्यों होगी, सोचने की कोशिश करो। अगर आपने सीडी मुझसे पढ़ा है तो आपको ये पक्का याद आ जाएगा। देखो, इफ नल इक्वल टू x, यानी कि अगर x नल है तो हम यहीं पे मेन फंक्शन को एंड कर देंगे। और अगर हम यहां पे हैं इसका मतलब ये होगा कि ये कंडीशन तो फॉल्स रही होगी ना, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती फिर तो मेन फंक्शन यहीं पे एंड हो जाता। यहां पे आने का मतलब है ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि इफ x हमेशा ट्रू होगा। अब इफ के अंदर हमने एक ऐसी कंडीशन लिखी हुई है जो कि हमेशा ही ट्रू है, मींस हर बारी ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो कुछ कोड ऑप्टिमाइजर्स हो सकता है इस लाइन को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दें, यानी कि मशीन लैंग्वेज में हमें जो आउटपुट मिलेगी, जो मशीन कोड इसके लिए मिलेगा, उसमें हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन चेक हो ही ना। ओके, बिकॉज दिस लाइन इज रिडंडेंट। इस लाइन को लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहां से ये लाइन डिलीट कर दें तो हमारा कोड छोटा होगा और जल्दी एग्जीक्यूट हो पाएगा। ओके, देखो, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस। x क्या है? x के अंदर कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब नल का मतलब होता है 0। नल मीन्स 0 इन सी लैंग्वेज। ओके, एंड 0 मीन्स फॉल्स। कोई भी इंटीजर की वैल्यू या तो 0 होगी या नॉन 0 होगी। अगर किसी इंटीजर की वैल्यू 0 है, इट विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स इन सी लैंग्वेज। अगर उसकी वैल्यू नॉन 0 है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रू इन सी लैंग्वेज। अब x यहां पे होने का मतलब x नल तो नहीं हो सकता, यानी कि 0 नहीं हो सकता, यानी कि फॉल्स नहीं हो सकता। तो x ट्रू ही होगा, क्योंकि x में कोई ना कोई एड्रेस प्रेजेंट होगा।
एड्रेसेस नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि इसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट होगा, और पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, दैट मीन्स ट्रू। ओके, सो इफ ट्रू लिखा हुआ है हमने यहाँ पे सिंपली, मीन्स आप इस लाइन को निग्लेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि हर बार इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर x इज इक्वल टू जो भी मैलॉक ने रिटर्न किया ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि हमने दोबारा मैलॉक फंक्शन कॉल किया तो मैलॉक एक और मेमोरी ब्लॉक को हीप में ही एलोकेट करेगा, उसका साइज इतना होगा। मान लो जो ब्लॉक एलोकेट हुआ उसका एड्रेस है 4411। ओके, अब 4411 मैलॉक रिटर्न कर देगा। जो भी एड्रेस यहां से रिटर्न हुआ उसे हम टाइप कास्ट करना चाहते हैं इंट स्टार टाइप में, मींस अब यहां पे इंटीजर्स ही सेव होंगे। ओके, तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं x को। अब x की वैल्यू अपडेट हो रही है टू 4411। ओके, means this x is no longer pointing to this memory location. Now x will point here. Already I've discussed this point many times कि malloc जो भी एड्रेस रिटर्न कर रहा है उसे बिना टाइप कास्ट किए भी किसी वेरिएबल को, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में ये लाइन लिखोगे वो बिल्कुल सही है, बट अगर C++ में ये लाइन लिखोगे तो कोड कंपाइल नहीं होगा, इट विल बी अ कंपाइलेशन एरर। C++ में ये लाइन नहीं चलेगी। ओके, C++ में मैलॉक ने जो भी रिटर्न किया उस एड्रेस को हमें इंटीजर एड्रेस बनाना पड़ेगा अगर हम उसे किसी इंटीजर पॉइंटर को असाइन करना चाहते हैं। ओके, यानी कि ये लाइन C++ में चलेगी, ये लाइन C++ में नहीं चलेगी, और C लैंग्वेज में तो दोनों ही चलेंगी। ओके, अब क्योंकि C लैंग्वेज में दोनों ही चलेंगी तो आपको टाइप कास्ट करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे टाइप कास्ट किया चाहे नहीं किया, इट विल नॉट बी अ एरर। ओके, नाउ x is pointing to newly allocated memory block. If null equal to x then return, आपको पता है कि यहां पे क्या हो रहा है, x is equal to assign val x, 10, आपको पता है यहां पे भी क्या हो रहा है, so I'll not repeat things. okay, वहां पे 10 असाइन हो गया और 4411 वापस हमें रिटर्न कर दिया जाएगा, जिससे हम x को ही दोबारा असाइन करना चाहते हैं। तो पहले भी यहां पे 4411 था, अब इस लाइन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद भी 4411 ही होगा। फिर हम इस इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे और प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेंगे जो कि है स्टार एक्स। एक्स क्या है, एक्स है 4411, यानी कि ये मेमोरी ब्लॉक, स्टार एक्स होगा इस मेमोरी ब्लॉक में जो वैल्यू प्रेजेंट है यानी कि 10। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी 10। ओके, दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट लाइन है फ्री एक्स। फ्री एक्स का मतलब है अब इस मेमोरी लोकेशन को हम डिलीट कर सकते हैं, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन दोबारा फ्री मेमोरी में ही ऐड कर दी जाएगी। यानी कि अगर मैलॉक फंक्शन दोबारा एलोकेट होगा तो ये मेमोरी मैलॉक फंक्शन को फ्री नजर आएगी और दोबारा से ये मेमोरी एलोकेट की जा सकती है। बट ये मेमोरी लोकेशन अभी भी यूज है क्योंकि हमने इसे फ्री तो किया ही नहीं। ओके, और दूसरी बात आप ये देखो कि इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी हमें नहीं पता। पहले तो इस वेरिएबल x में इसका एड्रेस था, यानी कि पहले हमने इसका एड्रेस सेव करवा के रखा हुआ था इस वेरिएबल में, बट जब हमने दूसरी बारी मैलॉक को रन करवाया तो इस वेरिएबल को हमने अपडेट कर दिया और नए मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस यहां पे सेव करवा दिया, यानी कि इट्स एड्रेस इज लॉस्ट। ओके, अब एक मेमोरी ब्लॉक तो एलोकेट हुआ है जिसे कभी फ्री नहीं किया गया, बट उसका एड्रेस हमें नहीं पता। अब क्योंकि ये एड्रेस ही हमें नहीं पता तो इसे कभी भी फ्री नहीं किया जा सकता। मींस इस कोड में जो प्रॉब्लम है वो है मेमोरी लीक की प्रॉब्लम। ओके, इसमें ऐसी मेमोरी एलोकेट हुई है जिसका एड्रेस ही हमें नहीं पता, तो ना तो ये मेमोरी लोकेशन में क्या सेव्ड है वो कभी रीड किया जा सकता है, ना इसमें नई वैल्यू अपडेट की जा सकती है, ना ही इस मेमोरी लोकेशन को डिलीट किया जा सकता है या फ्री किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज काउंटेड अंडर यूज्ड मेमोरी बट इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्राम। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। तो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है
Or let's do one thing, let's just read options one by one. So have a look. First option says compiler error as the return of malloc is not typecasted appropriately. ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सी लैंग्वेज में टाइपकास्टिंग की जरूरत नहीं है, तो ये कंपाइलर एरर नहीं होगा. ओके. सेकंड ऑप्शन सेज कंपाइलर एरर बिकॉज कंपैरिजन शुड बी मेड एज x इक्वल टू नल एंड नॉट एज शोन. यहां पे चाहे आप x इक्वल टू नल लिखो, चाहे नल इक्वल टू x लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई भी एरर नहीं आएगा. देखो, आप सिंपली दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी वैल्यू किस साइड लिखी हुई है, चाहे x यहां पे हो चाहे यहां पे हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके. देखो, नल को सी लैंग्वेज में जीरो माना जाता है, तो चाहे जीरो इक्वल टू एक्स लिखो, मींस जीरो इक्वल टू एक्स लिखो, चाहे x इक्वल टू जीरो लिखो, एरर नहीं होगा. सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर. लेट अस सी व्हाट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी है कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन डैंगलिंग पॉइंटर. देखो, डैंगलिंग पॉइंटर होता है जब भी आप किसी ऐसे पॉइंटर को यूज कर रहे हो जिसकी मेमोरी लोकेशन डिलीट हो चुकी है. जैसे कि ये यहां पे जो मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वो डिलीट हो चुकी है, बट हमने पूरे प्रोग्राम के दौरान कभी भी ऐसी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश नहीं की. मींस इसे डिलीट करने के बाद हम x को एक्सेस नहीं कर रहे, लास्ट लाइन में ही तो उसे डिलीट किया गया है, तो उसके बाद तो एक्सेस करने का कोई चांस ही नहीं है. ओके. मींस यहां पे डैंगलिंग पॉइंटर की प्रॉब्लम नहीं है. तो लास्ट ऑप्शन था शायद मेमोरी लीक वाला, तो वही आंसर होगा. देखो, ऐसे छोटे प्रोग्राम्स में मेमोरी लीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि मेमोरी लीक यहां पे हो रहा है तो वो आंसर होगा. एनीवेज, जो प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस के लिए लिखते हो या जो जनरली कॉलेजेस के लैब्स में प्रोग्राम्स बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं, वहां पे मेमोरी लीक कभी भी एक बड़ा इशू नहीं होगा. क्योंकि मान लो अगर आप इसे भी फ्री ना करवाओ, मींस आपने ये लाइन भी नहीं लिखी है, तो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, इसमें 10 सेव था और एड्रेस क्या था 4411, यानी कि 2 ब्लॉक्स एलोकेटेड हैं. तो कितनी ही मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली इस प्रोग्राम ने कभी ना कभी एंड तो होना ही है. जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो इसे जितनी भी मेमोरी मिली थी, स्टैक वाली भी, हीप वाली भी और बाकी भी जो डाटा सेक्शन था, सब कुछ ही तो फ्री होके ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस मिल जाएगा. यानी कि जो प्रोग्राम्स इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद, मींस बहुत कम टाइम के बाद एंड हो जाएंगे, मेमोरी लीक उनमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम खुद से इन्हें ना भी फ्री करें तो जब प्रोग्राम एंड होगा तब ये फ्री हो जाएगा. ओके. बट अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो सालों साल चलता ही रहेगा, जैसे कि आप मान लो कोई सर्वर प्रोसेस है जिसे बहुत लंबे टाइम तक चलते ही रहना पड़ेगा, उस प्रोसेस में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. मींस आप अगर सर्वर प्रोसेसेस में मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस भूल जा रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओवर द टाइम जो मेमोरी उस प्रोसेस को एलोकेट हुई है वो इंक्रीज होती जा रही है. ओके. कभी ना कभी मेमोरी कंप्लीटली यूज हो जाएगी और अब इस प्रोग्राम को और मेमोरी नहीं दी जा सकती, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज रनिंग आउट ऑफ मेमोरी. तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट कर सकता है. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. ओके. मतलब कि जो प्रोसेसेस बहुत ज्यादा देर तक चलते रहेंगे उनमें मेमोरी लीक एक प्रॉब्लम है. ओके. बट क्योंकि यहां पे मेमोरी लीक तो हो रही है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके.